Hello guys, welcome to everyone. I'm Durgesh Yadav and you are watching DY Sir Mantra on YouTube. आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स और साथ में यहाँ पर हम यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल की भी स्टडी करेंगे। अब तक हमने 10th क्लास केमिस्ट्री का मेटल पार्ट कंप्लीट किया और साथ में नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी भी कंप्लीट की है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। सो चलते हैं गाइज अपने हम टॉपिक की तरफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, तो चलते हैं सबसे पहले अपने हम पॉइंट की तरफ। क्या है? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो यहाँ जो हमारा पहला पॉइंट है, तो हम देखते हैं कि व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। और इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक ऑक्साइड का नेचर हो सकता है और न्यूट्रल ऑक्साइड का नेचर हो सकता है। और साथ में जो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनता है बच्चों, ये कोवैलेंट नेचर में होता है। इनका जो नेचर होता है वो कोवैलेंट नेचर होता है। बच्चों आपको ये 3 पॉइंट्स बताए गए, आप सुनिए इन 3 पॉइंट्स का मीन्स क्या होता है। अगर बच्चों हम फर्स्ट पॉइंट की इसकी बात करते हैं तो यहाँ जो एसिडिक हमने बोला, एसिडिक ऑक्साइड, इसका मतलब होता है कि जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड को हम लिटमस पेपर से रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या करता है? लिटमस पेपर से चेक करते हैं तो बच्चों ये क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि ये क्या है, ये शो कर देता है कि ये एसिडिक है। तो उस समय हम इसको ड्यू टू दैट रीजन वी सेड टू इट टू द क्या? एसिडिक ऑक्साइड। इफ इट नॉट शोज टू दिस रिएक्शन, अगर ये कोई कलर नहीं चेंज करता है, मीन्स ये ब्लू को रेड में या रेड को ब्लू में कोई भी मतलब इंडिकेट नहीं करता है, कोई भी कलर चेंज नहीं करता है लिटमस पेपर का, तो हम कह देते हैं कि ये क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर बच्चों मैंने क्या बोला था एक और, कि जो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं इनका जो नेचर होता है वो कोवैलेंट होता है नेचर। अब यहाँ समझते हैं कि ये कोवैलेंट नेचर मीन्स क्या होता है। बच्चों कोवैलेंट नेचर का मतलब होता है कि जो यहाँ पर जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उनमें के जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या होता है बच्चे? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। अब समझते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में देख सकते हो कि यहाँ पर कार्बन 1 है और ऑक्सीजन क्या है? 2 है। अब यहाँ देखिए अगर इनका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, और इनके बीच में ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ये बॉन्ड जो बना है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने के कारण बनता है, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कार्बन होता है, हमारे पास जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट वैलेंसी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या आप इसको ब्लू कलर से देख सकते हो, ये ब्लू कलर होते हैं, इनके वैलेंसी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है वो कम्प्लीटली फिल्डेड नहीं होती है, और कम्प्लीटली फिल्डेड ना होने के कारण क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की ये क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करते हैं? लेते और देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की शेयर क्या रिसेप्टर होते हैं, वो देते नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को, रिसीव करते, वो लेते हैं। बट जब उनको भी कोई देने वाला मिल जाता है तो क्या करते हैं? वो भी इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, बट इक्वल अमाउंट में देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कार्बन है वो कार्बन ऑक्सीजन से क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को इधर से ले लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स को इधर से लेता है, जिससे वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। और उसके पास पहले ही 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स वो और पा जाता है, जिससे उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट की वैलेंसी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन्स ही उनको चाहिए कंप्लीट, उनको अपनी ऑर्बिट को फिल्डेड करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब वो क्या होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स वो पा जाते हैं तो स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं। अब क्या करते हैं? जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया है तो अब उनको भी क्या करना पड़ेगा भाई? देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है भाई, कार्बन तो फुल फिल्टेड होकर स्टेबल हो गया भाई, ऑक्सीजन अब बचे हुए हैं। अब ऑक्सीजन भी क्या करते हैं? जब उन्होंने दिया है तो क्या होता है? ये भी उससे लेंगे। तो यहाँ कार्बन भी क्या करता है? अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस वाले ऑक्सीजन को दे देता है और इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो इस वाले ऑक्सीजन को दे देता है, जिससे अब क्या होता है? यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन है ये वाला और ये दोनों ऑक्सीजन के पास क्या होता है?
8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं और इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्टर्ड हो जाती है। और इन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के कारण क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के कारण यहाँ पर क्या बन जाते हैं, बॉन्ड बन जाते हैं। और इन बॉन्ड्स को ही हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारे पास एग्जाम्पल है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो एसिडिक इन नेचर में होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है, कोवैलेंट इन नेचर में होता है। अब ये जो होता है, अब इसको अगर हमको चेक करना है कि एसिडिक ऑक्साइड है कि नहीं, तो सबसे पहले हम करते क्या है कि इसको हम लिटमस पेपर के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लिटमस पेपर के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं और ये क्या कर देता है, सो वी गेट टू द इंफॉर्मेशन दैट इट इज़ द एसिडिक इन नेचर। ड्यू टू दिस रिटर्न इट इज़ कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। सो हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। इसी तरह आप एग्जाम्पल बच्चों सेकंड, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था और यहाँ पर आप सेकंड एग्जाम्पल भी देख सकते हो। क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी जो होती है वो एसिडिक ऑक्साइड होती है। ये भी क्या करती है, ये ब्लू लिटमस पेपर को के सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देती है। अब यहाँ पर बच्चों हम अगर रिएक्शन देखना चाहते हैं कि कैसे होता है तो आप देख सकते हो कि हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक टू द क्या, डिफ्लेग्रेटिंग क्या स्पून लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कंबशन स्पून भी कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसमें सम अमाउंट में, कुछ अमाउंट में हम सल्फर लेते हैं जो कि क्या होता है, येलो कलर का होता है। उसको हम लेकर इसमें और साथ में उसको हम ब्लू फ्लेम में गर्म करते हैं और तब तक गर्म करते हैं जब तक कि ये बर्निंग स्टार्ट ना हो जाए। और जब ये बर्निंग स्टार्ट हो जाता है, इसको हम तुरंत क्या करते हैं, इसको हम ले जाते हैं और गैस जार में रखकर पूरा कंप्लीटली इसको हम बर्न करते हैं। और जब ये कम्प्लीटली बर्न हो जाता है और क्या करता है, ये जलने के बाद जब ये भजन स्मेलिंग देता है, बहुत तेज़ ही क्या करता है, स्मेल देने लगता है, तो हम क्या करते हैं, उस स्पून को निकाल लेते हैं, इसको डिफ्लेग्रेटिंग स्पून को निकाल लेते हैं, कंबशन स्पून को निकाल लेते हैं और इनके ढक्कन को, इसका जो लेड है उसको बंद कर देते हैं। अब जो इसमें, अब इस जो गैस जार में क्या बच्चों, ये गैस जार है, इस गैस जार में क्या है, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमको मिल जाती है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में बच्चों आ गया होगा। सो गाइस हमारे पास यहाँ जो नेक्स्ट एग्जांपल आता है वो क्या है कि नॉन मेटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, ये वाटर बनाते हैं। और ये वाटर क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। मींस जब इसको हम, ये एक्शन करता है लिटमस पेपर के सॉल्यूशन से, तो ये कोई कलर चेंज नहीं करता है, ना ये एसिडिक नेचर को शो करता है, ना बेसिक नेचर को शो करता है। मींस ना ये ब्लू से रेड में चेंज होता है, ना रेड से ब्लू में चेंज करता है। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, हम कहते हैं ये क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड, इसको हम न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास कुछ और भी एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि 2 कार्बन और प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये क्या करता है, ये भी क्या होता है, ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, ये भी कोई कलर चेंज नहीं करता है, इसलिए इसको भी हम क्या करते हैं, कहते हैं कि ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, कुछ और भी एग्जांपल्स हैं बट वो ज़्यादा बहुत ज़रूरी नहीं है, आपको बस इतने वाटर तक बहुत है और ये वाला रिएक्शन बहुत है आपके लिए। बट यहाँ पर जो और भी कुछ एक्स्ट्रा है तो आप देख सकते हो कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पर इसका भी रिएक्शन इसी तरह, ये भी ऐसा न्यूट्रल ऑक्साइड है कि ये भी कोई कलर चेंजेस नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं ये सारे हमारे एग्जांपल्स थे कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटल्स न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं और एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये दो चेंजेस करते हैं। ठीक, नॉन मेटल्स का रिएक्शन विथ वाटर, नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट करते हैं तो नो रिएक्शन, ये कोई भी रिएक्शन नहीं देते, बिकॉज इसमें जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को वो लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते नहीं। सो यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो आयन प्रेजेंट होंगे, क्या, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन, यहाँ पर नॉन मेटल्स जो होते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को देते नहीं है, क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करते हैं।
हाइड्रोजन को सप्लाई नहीं करते। सो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन होता है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को लेकर हाइड्रोजन गैस को नहीं निकालता है, मीन्स कोई भी हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस नहीं करता है। जब रिड्यूस ही नहीं करता है, कोई भी वहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, सो वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा। इसलिए ये क्या करते हैं, नो रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके कोई भी रिएक्शन नहीं शो करता है। सो यहाँ पर बच्चों आप थर्ड टॉपिक भी देख सकते हो गाइज कि यहाँ पर जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड से भी कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड से भी कोई रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन शो करते हैं। बिकॉज इसमें भी सेम रीज़न वही है जो अभी सेकंड में हमारे पास रीज़न था कि नॉन मेटल्स क्या वाटर से कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं, उसी तरह सेम नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड से भी नहीं रिएक्ट करते। रीज़न है वही, सेम रीज़न है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, डोनर नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉन्स को देते नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन को लेते। तो यहाँ पर हमारा जो डाइल्यूट एसिड होता है आपका वो HCl हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, H2SO4 हो सकता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं और क्या हाइड्रोजन आयन दोनों में होता है। और ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा भाई, ये तभी रिड्यूस्ड होकर हाइड्रोजन गैस बनाएगा जब इसको इनके आयंस को क्या नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को देंगे। जब इनको इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा नहीं तो ये क्यों टूटेगा। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता है। सो यहाँ पर कोई भी नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं शो करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है क्या कि नॉन मेटल्स का रिएक्शन विथ क्लोरीन, ये फोर्थ पॉइंट है हमारा। तो नॉन मेटल्स व्हेन रिएक्ट टू द क्लोरीन देन इट फॉर्म्स नॉन मेटल क्लोराइड। ये नॉन मेटल जो क्लोराइड होते हैं ये क्या होते हैं, कोवैलेंट क्लोराइड होते हैं। क्या होते हैं, ये कोवैलेंट क्लोराइड होते हैं। इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड, इनके भी जो नॉन मेटल क्लोराइड होते हैं इनके एलिमेंट्स के बीच में यहाँ पर इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। और ये कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अभी आपको पीछे बताया गया था, यही फिर से अभी आपको बताया जाएगा। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्या कहते हैं ये जो नॉन मेटल क्लोराइड होते हैं ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मीन्स क्या होता है, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंस दैट कैन नॉट कंडक्ट टू द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देयर सब्सटेंस but their liquid solution is passes through the electricity, that is called क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं, बट उनका लिक्विड सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, पास कर देता है। बट यहाँ पर जो ये होते हैं नॉन मेटल क्लोराइड होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये अपने अंदर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं। सो यहाँ पर अब क्या है कि जैसे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, दो एलिमेंट्स हैं, ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ये जो होता है HCl, ये क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। इसी को हम हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। इसी तरह अगर आप देख सकते हो कि फॉस्फोरस हो गया और आपका क्लोरीन हो गया, ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है। और यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हो कि ये भी क्या होता है, ये भी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है। और साथ में अगर आपको एक बार फिर से मैं कोवैलेंट बॉन्ड समझा देता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है और यहाँ क्लोरीन होता है, तो ये दोनों व्हेन रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, HCl बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। यहाँ पर हाइड्रोजन तो होता है, हाइड्रोजन की जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 17 होता है। यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। और यहाँ पर जब हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का जो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो वो 287 होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होती है इसकी, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 1 और 7, तो हाइड्रोजन के पास आप देख सकते हो ये रेड कलर वाला 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो यहाँ पर क्लोरीन के पास हो गया वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7 डॉट्स हो गए। तो अब क्या करेगा भाई, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को जनरली तो लेते नहीं, बट इनको भी जब कोई देने वाला मिल जाता है तभी ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं।
तो भाई इनको क्या करना था, हाइड्रोजन को अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने थे, और क्या करना था, क्लोरीन को अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने थे। सो करते क्या ये लोग, यहाँ पर क्या करता है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को, जिससे उसका 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, और क्लोरीन उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, और इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरी तरह फिल्डेड हो जाती है और भर जाती है। सो ये क्या करते हैं, स्टेबल कंडीशन को गेन कर लेते हैं, और इस स्टेबल कंडीशन को पाने के लिए इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की थी। सो गाइज यहाँ पर जो इन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है। यही बॉन्ड जो यहाँ पर बॉन्ड बना है, जो एरो से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, वही क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे बातें क्लियर हो जाएंगी आपको। एक बार भी और बताया गया था, यहाँ भी एक बार आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है, सो कमिंग टू द 5th पॉइंट, व्हाट इज दैट, रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन जब होता है तो ये नॉन मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। ये नॉन मेटल हाइड्राइड्स जो होते हैं उनको हम कोवैलेंट हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो नॉन मेटल हाइड्राइड होते हैं इनके एलिमेंट्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आयरन के प्रेजेंट में क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। यहाँ पर ये नॉन मेटल है, जो नॉन मेटल्स नाइट्रोजन और क्या कहते हैं हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन होता है। सो यहाँ पर जो अमोनिया बनता है इनके एलिमेंट्स के बीच में, मीन्स क्या, ये नॉन मेटल हाइड्राइड है, इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है नॉन मेटल हाइड्राइड्स के बीच में, वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू दिस रीजन नॉन मेटल हाइड्राइड इज नोन एज टू द क्या, इनको हम कहते हैं कोवैलेंट हाइड्राइड्स, इनको हम कोवैलेंट हाइड्राइड्स बोलते हैं। साथ में नॉन मेटल्स वन मोर प्रॉपर्टी और रखते हैं, दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर्टी। आप कहोगे भाई ये क्या बता रहा है, सो आप टेंशन मत लेना भाई, मैं तो हूँ ही, तो चलो देख लेते हैं। सो गाइज आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जानने से पहले इलेक्ट्रोलाइट्स जानना होगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका सॉलिड फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है, बट जो उनका लिक्विड फॉर्म होता है बड़े ही इजी तरीके से वो क्या कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो भाई इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है। बट जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को लिक्विड फॉर्म में भी नहीं पास करेगा, सो उनको हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स जो नॉन मेटल्स हाइड्राइड्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। सो नॉन मेटल्स हाइड्राइड्स को हम कहते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉपर्टी है, मींस वो क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। नॉन मेटल हाइड्राइड्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। यहाँ पर अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होता है ये आयरन के रिप्रेजेंट में क्या करता है, अमोनिया बनाता है। ये अमोनिया जो बनती है ये नॉन मेटल हाइड्राइड होती है। यहाँ पर नॉन मेटल्स हाइड्राइड जो होते हैं, अमोनिया बनी है, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड फॉर्म होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। कैसा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर्टी होता है, मींस इसका लिक्विड फॉर्म जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, फिर सेकंड जो और हमारा आता है एग्जांपल क्या है कि सल्फर का हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन। सल्फर और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। इनकी जो स्मेलिंग होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्मेलिंग होती है वो रिजेंबलिंग स्मेल होती है, मींस जैसे कि लाइक एज रॉटन एग, जैसे कि सड़े हुए अंडे की तरह आती है। ये सड़े की अंडे की तरह ये गन मारते हैं और क्या करते हैं, ये स्मेल देते हैं। इनकी स्मेल बहुत ही बैड होती है। ठीक है, साथ में जो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और क्या सल्फर, इनके बीच भी कैसा बॉन्ड पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। और साथ में ये क्या करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, मींस ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 6th एंड लास्ट पॉइंट आता है कि रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। सो नॉन मेटल्स व्हेन जब सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं तो ये क्या, इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव
क्या होता है, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स को क्या कर देता है, डिस्प्लेस्ड किया कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। आप देख सकते हो हमने क्या बोला कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल क्या करता है, डिस्प्लेस्ड करता है किसको, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स को फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन से। अब देखो भाई कैसे क्या होता है, तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि जो क्लोरीन है वो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है, और यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड में ये क्या है, हमारा सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। सो ये ब्रोमीन जो है यहाँ पर वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स है, तो क्लोरीन क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस्ड कर देगा और खुद उसकी पोजीशन को ले लेगा, और ब्रोमीन कहाँ चला आता है, देख लो आप इस साइड पे जो प्रोडक्ट बनता है वहाँ पर ब्रोमीन निकल चुका है, और उसकी जगह पर किसने पोजीशन ले ली है, उसकी जगह पर हमारे क्लोरीन भाई साहब ने पोजीशन ले ली है। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। सो हमने क्या बताया कि 6 एंड जो लास्ट पॉइंट है उसमें बताया कि रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल्स का जब वो साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, तो उस रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स को डिस्प्लेस्ड कर देता है फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस्ड कर देता है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर कुछ नॉन मेटल्स की रिएक्टिव सीरीज़ दी गई है, जिनको नोट पॉइंट्स में आप देख सकते हो कि कौन से नॉन मेटल्स मोर रिएक्टिव होते हैं और कौन से नॉन मेटल्स लेस रिएक्टिव होते हैं। इस सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव सीरीज़ ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ द नॉन मेटल्स। इस सीरीज़ को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ द नॉन मेटल्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ऊपर होता है और आयोडीन सबसे नीचे होता है। सो यहाँ पर ऊपर वाले जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। सो यहाँ पे फ्लोरीन क्या होता है, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं, और आयोडीन सबसे लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, अप टू डाउन में डिक्रीज होता है और डाउन से अप में इंक्रीज होता है नॉन मेटल्स का रिएक्टिविटी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारे पास क्या होता है, जो यहाँ पर हमारे पास जो क्लोरीन होता है वो ब्रोमीन से अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है, जबकि हमारा जो ब्रोमीन है वो नीचे है। सो यहाँ पर जो हमारा क्लोरीन होगा वो मोर रिएक्टिव होगा और ब्रोमीन लेस रिएक्टिव होगा देन क्लोरीन। सो क्लोरीन जो है हमारे पास वो मोर रिएक्टिव है, इसलिए उसने क्या किया था, उसने ब्रोमीन को क्या किया, डिस्प्लेस्ड किया और उसकी पोजीशन को खुद यहाँ पर ली और ब्रोमीन को यहाँ पर कर दिया। सो गाइज यहाँ पे ये चीज़ सारी आपको समझ में आ ही चुकी होंगी। यहाँ पर जो सेकेंड नोट पॉइंट आता है उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो बहुत ही अच्छे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मींस वो खुद तो क्या होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं, बट दूसरों को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड करते हैं। इट मींस ये ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स को क्या करते हैं, देते हैं, और रिमूव क्या करते हैं, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स को क्या करते हैं, वो रिमूव कर देते हैं, और गेंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। इसलिए हम नॉन मेटल्स को कहते हैं कि वो क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। बट इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, सो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। मींस वो खुद तो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, बट दूसरों को क्या करते हैं, वो रिड्यूस्ड करते हैं। इट मींस ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को देते हैं और रिमूव कर देते हैं ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स को, या लॉस करते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। इसलिए हम मेटल्स को कहते हैं कि वो क्या होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और सेकंड जो हमारे पास पॉइंट आता है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो गेंस इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और क्या बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, निगेटिव आयंस को फॉर्म्ड करते हैं। यूज़ ऑफ मेटल्स वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। सो चलते हैं अपने हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या है कि जो हमारे पास कॉपर और एल्युमिनियम होता है उसकी इलेक्ट्रिक वायर्स बनाई जाती है, बिकॉज जो हमारे कॉपर और वायर एल्युमिनियम होता है ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होता है। ड्यू टू दिस रीज़न वी फॉर्म टू द वायर्स इलेक्ट्रिक वायर्स ऑफ द कॉपर एंड एल्युमिनियम। सो एक और प्रॉपर्टी है क्या कि कॉपर और एल्युमिनियम की ही क्या बनाया जाता है, हमारे घर में यूटेंसिल्स बर्तन जो होते हैं खाने वगैरह के, उसको भी हम कॉपर और एल्युमिनियम का बनाते हैं। सेकंड गाइस जो हमारे पास पॉइंट आता है
कि जो जिंक होता है वो गैल्वेनाइजिंग के लिए यूज़ होता है। अब कहोगे भाई गैल्वेनाइजिंग क्या है, तो भाई गैल्वेनाइजिंग में क्या करते हैं हम, जिंक की क्या करते हैं एक पतली लेयर्स मेटल्स के ऊपर बनाते हैं, जिससे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे वो क्या करता है कोरोजन और रस्टिंग से, जो हमारा मेटल होता है जिसके ऊपर हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं वो कोरोजन और रस्टिंग से बच जाता है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर जिंक को क्या हम यूज़ करते हैं, हम गैल्वेनाइजिंग के फॉर्म में यूज़ करते हैं। सेम सेम हमारा जो क्रोमियम और निकल होता है वो भी क्या है कि क्रोमियम और जो यूज्ड किया जाता है फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब कहोगे भाई अभी गैल्वेनाइजिंग बताया था, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ गया। सो ये भी सेम प्रोसेस है। इसमें क्या किया था, इस प्रोसेस में भी हम क्या करते हैं, मेटल्स को रस्टिंग और कोरोजन से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्रोमियम और निकल के मेटल्स की क्या करते हैं, लेयर्स को फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। और इसके अपोजिट में जब हम जिंक की लेयर को फॉर्म करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। सो गाइज यहाँ पर कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा भी हैं हमारे पास कि जो हमारा जिंक होता है वो जिंक तो प्रोटेक्ट के लिए यूज़ होता है, और क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम और निकल, वो स्टेनलेस स्टील भी बनाने के लिए यूज़ होता है। सो गाइज यहाँ पर जो हमारे पास अभी नेक्स्ट पॉइंट है वो यूज़ ऑफ नॉन मेटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम सबसे पहला यूज़ देखते हैं नॉन मेटल्स का, क्या कि हाइड्रोजन नॉन मेटल जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ द हाइड्रोजनेशन। सो हमारा नॉन मेटल जो हाइड्रोजन नॉन मेटल है वो यूज़ किया जाता है हाइड्रोजनेशन के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं, घी को फॉर्म करते हैं। सो और हाइड्रोजन नॉन मेटल किसके लिए यूज़ करते हैं, हम अमोनिया को फॉर्म करने में। और हाइड्रोजन का एक और यूज़ है कि वो उसका जो लिक्विड फॉर्म होता है वो जो हमारे रॉकेट होते हैं उसमें क्या करते हैं, इसको हम फ्यूल के फॉर्म में यूज़ करते हैं हाइड्रोजन को। जो हमारा सेकेंड नॉन मेटल होता है कि ट्राई नाइट्रोटालुइन, क्या TNT जिसको हम बोलते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, उसको हम यूज़ करते हैं फॉर एक्सप्लोजिव्स के लिए, मींस बम को फॉर्म्स करने में, बॉम्ब्स को बनाने में यूज़ करते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का और भी एक यूज़ है कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसकी हेल्प से, नॉन मेटल्स की हेल्प से हम अमोनिया को फॉर्म करते हैं, क्या नाइट्रिक एसिड को फॉर्म करते हैं, और हम फर्टिलाइज़र्स को भी बनाते हैं नाइट्रोजन से। और साथ में जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसको हम यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व्स करने के लिए, बिकॉज जो हमारा नॉन मेटल नाइट्रोजन होता है वो इनर्टनेस होता है, क्योंकि वो इनर्टनेस होने का रीज़न ये है कि वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है। सो हमारा जो फूड मटेरियल होता है वो काफ़ी टाइम के लिए प्रिजर्व रह जाता है और वो सड़ता गलता नहीं है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स जो थर्ड पॉइंट है कि कार्बन जो होता है वो यूज्ड किया जाता है फॉर द इलेक्ट्रोड्स के लिए इन द सेल। सेल मीन्स ये सेल कोई भी हो सकता है, ड्राई सेल भी हो सकता है, और क्या हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट सेल भी हो सकता है। सो वहाँ पर हम कार्बन को किस तरह यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में हम कार्बन को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है कि जो सल्फ़र होता है, सल्फ़र नॉन मेटल, वो क्या करते हैं, वो रबर के वल्कनाइजेशन में यूज़ होता है। वल्कनाइजेशन मीन्स होता है रबर को मुलायम करने के लिए उसमें सल्फ़र को मिलाते हैं, जिससे सो दिस प्रोसेस को बोला जाता है कि उसका हम वल्कनाइजेशन कर रहे हैं। अब हमारा एक नोट पॉइंट आता है जो कि एक एक्सेप्शन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस चलते हैं देखते हैं क्या है नोट पॉइंट, कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं नहीं रिएक्ट करते हैं, नॉट रिएक्ट टू द कंसनट्रेटेड एसिड से। मींस जो हमारा नॉन मेटल होता है ना वो कंसनट्रेटेड एसिड से और डाइल्यूट एसिड से, वाटर से, स्टीम और कोल्ड वाटर भी हो उनसे भी वो रिएक्ट नहीं करता है, बट ऑन हीटिंग। लेकिन जब हम कंसनट्रेटेड एसिड को लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं और उसको हीट करते हैं तो ये क्या करता है, वहाँ पर रिएक्शन कर जाता है और बनाता है, ये ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और साल्ट बनाते हैं। सो गाइज यहाँ पर जो सल्फ़र नॉन मेटल होता है उसको हम क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से। हीट करने पर ये क्या करता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का क्या करता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोडक्ट फॉर्म करता है और वाटर बनाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिएक्शन परफॉर्म हो गई और साथ में हमारा ऑक्साइड बन गया। बट जब हम सल्फ़र को ही क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड
नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं HNO3 से, सो यहाँ पर हमारा साल्ट बनता है और क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है और साथ में हमारा वाटर भी रिलीज्ड होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा साल्ट बन गया। सो गाइज आप देख चुके होंगे कि हमने क्या बताया कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड से और वाटर स्ट्रीम से भी और कोल्ड वाटर से भी, बट ऑन हीटिंग पर अगर हमने लिया है कंसनट्रेटेड एसिड सो वहाँ पर क्या बनता है, वहाँ पर रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है और ऑक्साइड और सॉल्ट बनते हैं। रिएक्शन ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं सो ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और क्यों फॉर्म करते हैं कि बिकॉज इनके जो आयंस होते हैं उनके बीच में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। सो आयनिक बॉन्ड, सो फ्रेंड्स आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म्ड होता है और ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड होता है बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने के कारण क्या होता है, ये बॉन्ड फॉर्म होता है। और इन इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने के कारण क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव आयंस फॉर्म हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो पॉजिटिव आयन बन जाता है लाइक एज सोडियम, एंड जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है निगेटिव आयंस बन जाते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने के कारण और पॉजिटिव निगेटिव आयंस के फॉर्म होने के कारण यहाँ पर इन दोनों आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने लगता है, जिससे ये हमारे मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं वो एक दूसरे को कंबाइंड कर लेते हैं और यहाँ पर क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो, यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने के कारण ये जो हमारे पास कंपाउंड बनता है, इसी के कारण ड्यू टू फॉर्मिंग ऑफ द आयनिक बॉन्ड हम कहते हैं इसको कि ये जो हमारा कंपाउंड बना है वो कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड बन गया है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हमने क्या लिया, NaCl लिया है, तो Na के पास Na की जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, वो 211 होता है और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने पर 281 होता है। और इसी तरह हमने क्लोरीन एक नॉन मेटल लिया जो कि क्या है, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। सो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सोडियम के जो है मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन नॉन मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। सो गाइज आपको पहले ही ऑलरेडी बताया ही गया है कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं ना कि देते हैं। सो और जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, देते हैं। सो यहाँ पर सोडियम क्या करेगा, ये दोनों ही जो हमारे मेटल और नॉन मेटल है दोनों ही अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या वैलेंसी ऑर्बिट में क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स को कवर करना चाहते हैं। सो यहाँ पर इस चीज़ को अपनी स्टेबल कंडीशन को पाने के लिए मेटल क्या करेगा, उस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नॉन मेटल्स को देगा और नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 से 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। सो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन यहाँ पर लेगा वो इस इलेक्ट्रॉन के लेने के कारण, इस इलेक्ट्रॉन को पाने के कारण क्या होता है, वो निगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को देने के कारण सोडियम क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है और जिससे पॉजिटिव और निगेटिव आयंस फॉर्म हो जाते हैं। ये पॉजिटिव और निगेटिव आयंस जो होते हैं क्या करते हैं, यहाँ इन आयंस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने लगता है, जिससे वहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और ये बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है देन द कोवैलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में। सो यहाँ पर ये दोनों जो आयंस होते हैं एक दूसरे को कंबाइंड कर लेते हैं और वहाँ एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। इस तरह हमारे पास NaCl जो क्या करता है कि कंपाउंड हमको मिल जाता है। इन कंपाउंड की खास बात ये होती है कि ये कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, ये
इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। साथ में ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इन द मोल्टन फॉर्म में भी और क्या एक्वस फॉर्म में भी, बिकॉज जो ये हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं। सो गाइज यहाँ पर एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो फिजिकल नेचर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। मीन्स यहाँ पर ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स रखते हैं और सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और साथ में ये ब्राइटल भी होते हैं कि अगर इनको पटका जाता है तो ये क्या करते हैं, ब्रिटाइल भी होते हैं। मीन्स इनको अगर पटका जाता है तो ये क्या करते हैं, टूट जाते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं, नोट्स हमारी हेल्पफुल हो रही हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी शेयर करिए, जिससे हम आपको इसी तरह आने वाली अच्छी अच्छी नई नई वीडियोस को दे सकें। सो चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।